सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। कोर कमेटी का इजलास अखाड़ा बन गया। शेर अफजल मरवत किसके एजेंडे पर और क्या सियासी जमातों को ये रवैया जेब देता है? अवाम को एक और आसरा, नवाज शरीफ ने अवाम को नई उम्मीद दिला दी। क्या मुल्क सिर्फ आसरों पर चलेगा? मुहज़्ज़िब कौमें बामुकाबला हम। प्रिंसिपल एचिसन की मुस्ताफी होने के बाद फिर वापसी। तालीमी इदारों में मुदाखलत। बड़ा इकदाम सामने आ गया। बढ़ती आबादी और इसके नुकसानात। क्या तमाम मसाइल की जड़ बढ़ती आबादी है? आबादी और वसाइल की अदम मसावी तकसीम। मोदी का भारत डिक्टेटरशिप की जानिब गामजन। अमीरजादों का राज और गैर मसावी निज़ाम में तकसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि पहली बड़ी खबर के साथ। मुल्क को राह पर लाने की दावेदार जमात खुद बेरा रवी का शिकार हो गई है। पीटीआई कोर कमेटी के इजलास की जो अंदरूनी कहानी है वो सामने आ गई है, जरा सुनते जाइएगा। अराकीन की आपस में लड़ाई हुई, तल्ख कलामी हुई और कोर कमेटी का जो इजलास अगर मैं कहूँ अखाड़ा बन गया, बिल्कुल गलत नहीं होगा। कोर कमेटी मेंबरान ने हुआ कुछ ऐसे था कि उन्होंने शेर अफजल मरवत पर कड़ी तकीद की। फिर दोस्त शमीम नकवी साहब, उन्होंने फरमाया कि जी शेर अफजल मरवत का कोई ना कोई उस्ताद लगाना चाहिए और इनके साथ कोई रखना चाहिए जो इन्हें पढ़ाए और समझाए। इनको एक उस्ताद की ज़रूरत है जो 24 घंटे इनके साथ हो, इनको बताए, इनको समझाए कि सर किस मौके पर बैठकर कौन सी बात करनी है और कौन सी बात नहीं करनी है, कहाँ पे आपने मुंह खोलना है, कहाँ पे मुंह अपना बंद रखना है। और लेकिन मुझे याद है कि ट्रेनिंग के हवाले से एक ट्रेनिंग लेते हुए वज़ीर आला पंजाब भी लगा दिए गए थे जिनको वसीम अकरम प्लस कहा गया था जमात की जानिब से। और आप सोचें कि उन्होंने कहा कि मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ वज़ीर आला बनने के बाद। इतने बड़े सूबे का वज़ीर आला बनने के बाद कहता है कि मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, फिर ट्रेन तो वो ना हो सके। अच्छा, मैं ज़रा आगे बताऊँ कि इसके दौरान हुआ ये कि शेर अफजल मरवत हैं, उनको रोकने की कोशिश में जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी है उससे शेर अफजल मरवत की बहुत ज़्यादा तल्ख कलामी हुई है। नाज़रीन, मेरा ये ख्याल है जो इक़्तिदार है ना, ये चीज़ ही ऐसी है। क्यों कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता? और तहरीक इंसाफ के बानी इस वक्त जेल में, आपको पता है। और ये तो आपने सुना ही होगा कि एक पार्टी के कई तर्जुमान होते हैं, लेकिन ये पहली बार आपने सुना भी देखा भी कि एक पार्टी के कई चेयरमैन होते हैं और हर बंदा कहता है कि मैं तुमसे बड़ा चेयरमैन हूँ, खुद साख्ता चेयरमैन। और शुरू में ये इख्तलाफात आपने देखा होगा कि वकला में और सियासी क़यादत के दरमियान सामने आए। जब आपको याद होगा असद कैसर के हवाले से भी कुछ खबरें आई कि जी वकला ने इनके बल्कि और भी बहुत से लोगों ने कहा कि जी वकला ने पार्टी को हाईजैक किया हुआ है। और अब हम ये देख रहे हैं कि मामला वकला और वकला के दरमियान, यानी वकला और उनके आमने सामने, वकला एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। और बज़ाहिर हर कोई मेरे ख्याल से इस वक्त पार्टी का सरबरा बनने की तगो दो में लगा हुआ है। इनके अपने मसले हल नहीं हो रहे, इन्होंने अवाम के मसाइल का हल करने हैं, आपस में इनकी बनती नहीं, आपस में इनके हर रोज़ नए नए मसाइल होते हैं। अवाम के मसाइल की बजाय ये अपने मसाइल की हल में ही लगे रहेंगे कि किसने आगे जाना है और किसने फिर उसको क्रॉस करके उससे आगे जाना है। ये आपस में कॉम्पिटिशन करते रहेंगे। अवाम के लिए इन्होंने क्या करना है? अब इनमें से एक साहब ने तो अपने रहनुमा को यहाँ तक कह दिया है कि तू बाहर आ, मैं देख लेता हूँ। मतलब तड़ियाँ लगा रहे हैं, आप देखें, बदमाशी दिखा रहे हैं, आप देखें। और वो साहब यही है जिनकी तस्वीर आप टीवी पे मुलाहिजा फरमाइएगा, ये चल रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब। ये वही शेर अफजल मरवत साहब हैं जो कभी शोएब शाहीन, कभी फवाद चौधरी, कभी बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। अब बंदा पूछे, भाई साहब आप वकील बहुत अच्छे होंगे लेकिन आपका सियासत में क्या तजर्बा है? क्या तजर्बा आप रखते हैं? वैसे तो पीटीआई के बहुत से लोगों ने सियासत में आकर तजर्बा सीखा है और नाकाम हुए बेशुमार ऐसे कि जिन्होंने सियासत में आके परफॉर्म नहीं किया। लेकिन मरवत साहब के वाले से खासतौर पर मैं जानना चाहती हूँ कि मरवत साहब की सियासत में क्या खिदमत है, क्या तजर्बा है, कितने साल इन्होंने दिए सियासत को? आए रोज़ आप कभी किसी के खिलाफ बयान देते हैं, कभी दूसरे के खिलाफ बयान देना शुरू कर देते हैं, टॉक शोज़ में बैठते हैं तो बैठकर आप पता नहीं कुछ भी कह देते हैं, फिर आपकी पार्टी आपसे वजाहतें लेती रहती है, फिर आप वजाहतें करते रहते हैं। मरवत साहब, वैसे सियासत नहीं होती है। सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर गए, बयान दे दिया, ये सोशल मीडिया तमाम यूट्यूबर्स ने आके आपका इंटरव्यू कर लिया, जी मरवत साहब क्या कहेंगे, आप वायरल हो गए। सियासत ऐसे नहीं होती। सियासत आपको सीखनी होगी। आप खुद पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने के दर पे हुए पड़े हैं। पार्टी कुछ बात करती है आपकी, आप कोई अपनी अलग से बकरी लाइन लेकर खड़े हो जाते हैं और फिर वजाहतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। टिकटॉक पर
वायरल होने में और सियासतदान, एक मंजा हुआ सियासतदान बनने में ज़मीन आसमान जितना फ़र्क है। सियासत को सियासत समझ के करें। अगर आपने अब इसी पेशे में रहना है, आपने आगे एज ए सियासतदान ही अपना करियर अगर कंटिन्यू करना है वकालत से हट के, तो मेरे ख्याल से आपको अब फोकस करना होगा, आपको अपने अंदर बेहतरी लानी होगी। आपने केपीके में कन्वेंशन किए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब आपके दिल में जी में जो आए आप करते फिरें, जो आए आप बोलना शुरू कर दें। और मेरे ख्याल से जो मरवत साहब है ना, ये बोलने के बाद भी नहीं सोचते। सिर्फ आपके कन्वेंशन से ये आपकी पार्टी नहीं आगे बढ़ने वाली है। अब इसमें देखें कि बहुत से लोग ऐसे हैं, शौकत यूसुफ ज़ई हैं, आतिफ खान है, शहराम तरकई हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी सालों की मेहनत है। और आप तो कहते थे कि आपने इलेक्शन भी नहीं लड़ना। अब आप कभी अपोजिशन लीडर, कभी पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के लिए नाम उछालते फिरते हैं, तो आप ज़रूर बड़े वकील होंगे, मैं दोबारा दोहराऊंगी अपने अल्फाज। लेकिन सियासत मरवत साहब ऐसे नहीं चलती है। जमात इस वक्त इनकी शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है। आप देख लें कि कभी IMF को ख़त, फिर आगे से मुंह तोड़ जवाब इनको मिलता है कि हमारा तो मामला ही नहीं, हमें क्या बता रहे हैं आप। फिर मखसूस नशिस्तों की जंग आपके सामने, नहीं पता था कि पार्टी का निशान नहीं, किसी पार्टी में जम होना है और उससे पहले उस पार्टी का इंतखाब किया जा रहा है जिनका लीडर अपने निशान पर लड़ा ही ना हो। मतलब अपने ही मसाइल के खुद ये लोग जिम्मेदार हैं। जैसे कि मैंने कल भी प्रोग्राम में बोला था कि इस पार्टी के अब एग्जाम्पल ऐसी कर लें, रख लें कि एक आपके सामने बॉम्ब पड़ा है और PTI के लोगों ने इस बॉम्ब पे जाके खुद पाँव रख दिया और कहा कि फट जा, बॉम्ब फट गया। और फिर उन्होंने कहा कि जिसने रखा है उसकी गलती थी, हमारी तो कोई गलती नहीं थी। अपनी गलतियों से आपने नहीं सीखना। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो आपके मसाइल में इजाफा होता चला जाएगा, ये कम नहीं होने वाले हैं। कभी अपने ही रहनुमाओं पर आप लोग गद्दारी तक के फतवे लगाना शुरू हो जाते हैं। और मुल्क इस वक्त जिस नहज पर है, यहाँ सबको सोचना होगा, खास करके इस जमात को इख्तलाफात ख़त्म करने होंगे आपको, वरना जो हालात है ना आपके लिए वो मज़ीद बदतर ही होते चले जाएंगे, जिसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे, आपके अपने रवैये होंगे। वो बात के ना आप बोलने से पहले सोचते हैं, ना बोलने के बाद सोचते हैं। चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी की जानिब। अवाम को एक और आसरा, उम्मीद कह लें। नवाज शरीफ साहब जो है ना, उन्होंने एक बार फिर ये कह दिया है कि जी 1-2 साल जो है हमारे मुश्किल सही हैं, लेकिन आसानी का वक्त ज़रूर आ जाएगा। और नवाज शरीफ साहब ने फरमाया क्या, उन्होंने कहा है कि जी मुस्लिम लीग नून को अब अपनी जो सियासी मिरास है वो हासिल करनी है। और 1-2 साल का उन्होंने जिक्र किया है कि ये मुश्किल होंगे, 1 से 2 साल, उसके बाद आसानी का वक्त ज़रूर आएगा। पूरी उम्मीद है नवाज शरीफ साहब, सियासतदान, इंतज़ामिया, पुलिस समेत सब मिलकर मुल्क को मुश्किल से निकालें और मिलकर सूबे और मुल्क के लिए काम करें। तो नाज़रीन, मैंने तो जब से आंखें खोली हैं इस वतन अजीज़ में यही सुनती आ रही हूँ मैं, और आप मेरी तरह, आप बहुत से लोग जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप अग्री करेंगे मेरी इस बात से कि हम यही सुनते आ रहे हैं कि अभी बहुत मुश्किल वक्त है, मुल्क नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। सब मिल बैठें, मसाइल का हल तलाश करें मिलके, आगे आसानियाँ आ रही हैं। बस ये 2 साल मुश्किल है, उसके बाद आसानी है। 3 दहाइयों से ज़्यादा मुझे ये सुनते हुए गुजर गए हैं, लेकिन हकीकत क्या होती है, मैं बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ, मुझे खुशी नहीं हो रही बात कहते हुए। हकीकत ये कि हर नया दिन हम सबको मजीद 2 दिन पीछे ले जाते हैं, आगे जाने के लिए हम पीछे चले जाते हैं। पिछले दौरे हुकूमत में आपको याद होगा बानी PTI का एक जुमला, वो जो बार बार कहते भी थे, आपने सुना भी होगा, घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। और कल मैं उनकी एक तकरीर मेरी नज़र से गुजरी, 29 मई 2021 को नौशहरा में एक बयान में उनकी जानिब से कहा गया था कि लोग घबरा जाते हैं मगर अब मुश्किल वक्त से निकल चुके हैं और अब बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। देखा फिर कितना अच्छा वक्त आ रहा था कि मसाइल आपकी पार्टी ने कहां तक लाके बढ़ा दिए, आपकी पार्टी ने कहां तक लाके मसाइल को खड़ा कर दिया। मुझे वो वक्त याद है जब स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन का मामला था, आपको जरा मैं पीछे लेके जाऊंगी, आपको जरा याद करवाऊंगी। तो असद उमर साहब, जिनको मईशत का चैंपियन कहा जाता था कि आएगा और ये ओपनिंग बैट्समैन होगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, जब इनकी हुकूमत नहीं थी तो असद उमर साहब का पहले बड़ा CV बिल्ड कर दिया गया था कि पता नहीं असद उमर साहब क्या हैं, आएंगे, दूध शहद की नहरें बहाएंगे और पता नहीं मईशत जो हमारी कहाँ पहुंच जाएगी। असद उमर साहब ने जाके वहाँ स्टील मिल में जाके उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तो हम इसको प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे, हम इसको ठीक करेंगे। फिर आते हैं आपकी गवर्नमेंट आती, कहाँ ठीक किया आपने? असद उमर साहब को खुद घर जाना पड़ा, उनको मिनिस्ट्री वाली छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं कर सके थे, सिर्फ दावे थे बड़े बड़े, प्रैक्टिकल 0 0 अंडा साबित हुए। और उसके बाद हम देख लें कि इसाक डार साहब, जिनको मईशत का चैंपियन कहा जाता है जी नून लीग की जानिब से, मईशत अगर सही कर सकते हैं, इसाक डार साहब कर सकते हैं, तो फिर इस दफा क्यों नहीं बने वजीर खजाना? अगर औरंगजेब साहब पर एतमाद किया गया है तो जाहिर बात है इसाक डार साहब नहीं कुछ कर सके परफॉर्म, कोई गलतियां हो गई होंगी, कोई ऐसे मसाइल होंगे, फ्लॉज थे, नहीं कर पाए, तो तभी उनकी जगह किसी और ने ले ली। अगर आप इतने अच्छे
चैंपियन थे मईशत के, और आपने दूध शहद की नहरें बहा दी थी, तो यकीनी तौर पर आपकी जगह कोई और ना ले सकता, इतनी आसानी से आपको कोई रिप्लेस ना कर सकता। आज आप वजीर खारजा बने हुए और वजीर खारजा बनके भी किस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी भारत के साथ तिजारत के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अभी जुमा 8 दिन हुए हैं हुकूमत बने हुए और आपने भारत के साथ तिजारत की बातें भी करनी शुरू कर दी, और आगे से वो जो भारतीय वजीर खारजा ने बात की है, क्या करूं, अफसोस होता है। मैंने कल इस पर बड़ी तफसील से बात की है। अच्छा, अब आज आप देख लें कि आज क्या तारीख है और 2024 है, हम अफसोस के तहत कहूँगी वहीं पे खड़े हुए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि पहले एक लीडर होता है, वो हमें ख्वाब दिखाता है, फिर दूसरा लीडर आता है, वो हमें ख्वाब दिखाता है, फिर तीसरा आता है, फिर हमें ख्वाब दिखाता है, फिर वो पहले वाला आ जाता है दोबारा, फिर दूसरे वाला दोबारा आ जाता है और वही ख्वाब दिखाता है। और शुरू के 2 साल 2.5 साल बेहद मुश्किल बताए जाते हैं और उसके बाद अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। ये हो रहा है अवाम के साथ। तो अवाम के मुकद्दर में क्या सिर्फ आसरे, ये लारे, तसल्लियाँ झूठी यही रह गई हैं? कभी कभी तो यकीन जाने ऐसा लगता है कि सियासतदान शायद अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, पागल समझते हैं कि अवाम तो है ही पागल, लेकिन अवाम अब काफ़ी हद तक जान चुकी है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो अभी भी बड़े मासूम हैं, जो सियासतदानों की, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, लच्छेदार मेरे ख्याल से सही लफ्ज़ है, लच्छेदार बातें इतने सालों से सुन रहे हैं, और चंद लम्हे सियासतदानों की तकरीर कह लें और उनके जो अल्फाज का जो जादू चलाते हैं, जिसमें वो माहिर हैं, उनके कह दें खुद फरेब नारों के शहर में वो लोग खो जाते हैं। दूसरों से उम्मीदें लगानी छोड़ दें, इंडिविजुअली अपना अपना किरदार अदा करें, बतौर कौम एक बेहतरीन कौम बनने की कोशिश करें। अच्छी कौम हम बनेंगे तो हमारे हुक्मरान भी हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, उनसे हमारे लिए अच्छे फैसले खुद ब खुद होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम बचपन से सुनते हैं कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। गवर्नर पंजाब की जो मुबैना मुदाखलत है, प्रिंसिपल एचिसन के मुस्ताफ़ी होने के बाद फिर से वापसी हुई है जी, और एचिसन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, आप ये देख रहे होंगे इशू बड़ा हाईलाइट हुआ है कि जी अचानक वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया अपने ओहदे से। और ये जो प्रिंसिपल हैं एचिसन के, उन्होंने अपने स्टाफ को अपने एक लेटर के ज़रिए, ख़त के ज़रिए अपने रिज़ाइन, अपने इस्तीफ़े से आगाह किया। और ख़त में उन्होंने क्या लिखा, ज़रा सुनिएगा। वो ख़त में ये लिखते हैं कि जी गवर्नर हाउस का जो मुतासिबाना इक़दामात है ना, उनकी वजह से स्कूल की गवर्नेंस को ख़राब किया गया है। और उनका ये भी कहना है कि कुछ लोगों को तरजीह देने के लिए जो कॉलेज की पॉलिसी है उसको नुकसान पहुंचाया गया है। अब ये वाक़या मेरे ख्याल से आप में से जितने लोग इस टाइम पे बोल न्यूज़ ऐसे नहीं चलेगा देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप में से बहुत से लोगों की नज़रों से वाक़या गुजरा होगा। अच्छा, मुबैना तौर पर जो गवर्नर पंजाब हैं, उनकी सियासी मुदाखलत के बायस प्रिंसिपल साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, जो बाद में हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब, उनकी मुदाखलत के बाद इत्तलात के मुताबिक ये जो इस्तीफ़ा वापस ले लिया गया है। अब ये वाक़या जो है ये सोशल मीडिया पर बड़ा ज़ेर बहस है और आवाम की जानिब से गवर्नर पंजाब पर बड़ी खुलकर तनकीद के नश्तर बरसाए जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से बनती भी है। अगर ऐसा हुआ तो तनकीद बनती भी है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ ज़रा समझने की बड़ी ज़रूरत है। कहा जाता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जैसी आवाम है वैसे हुक्मरान है। आप बतौर अवाम जैसे होंगे आपको हुक्मरान वैसे मिलेंगे, और हम हुक्मरानों को तनकीद का निशाना बनाते थकते नहीं हैं। हकीकत में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अमाल जो हैं क्या उन्हीं का नतीजा तो नहीं कि हमारे हुक्मरान हमारे लिए कुछ भी करने से कासिर होते हैं। हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। सब अपने अपने दिल पे हाथ रखकर बताइए, आपने कितनी बार अपने आप को बदलने की कोशिश की है? कितनी बार आप आईने के सामने खड़े होते हैं और आप अपने आप से सवाल पूछते हैं कि मुझे इस्लाह की कितनी ज़रूरत है? सियासतदान और रहनुमा हमें चाहिए मिसाली, बेहतरीन, लेकिन ख्वाहिशात हमारी महज़्ज़ब अक़वाम वाली हैं और लेकिन जिसके लिए हम मेरे ख्याल से ख़ुद को महज़्ज़ब होना पसंद नहीं करते हैं। हमारी ख्वाहिशात ये कि जी महज़्ज़ब हमारी जो है कौम उस तरह हो, हमारे हुक्मरान बड़े आइडियल हों, बड़े मिसाली हों, लेकिन जो हमारे अमाल हैं वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट हैं। हम अमली तौर पे कुछ नहीं करते, सिर्फ ख्वाहिशात का अंबार लगाए रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई जादू का चिराग होगा और ख़ुद ही हमारे मसले होना शुरू हो जाएंगे। या मैं आपको ना एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। प्रोड्यूसर साहब अगर ये तैयार है, वीडियो ज़रा चलाइएगा। एक वीडियो है हमारे पास, ये ज़रा देखिएगा। ये एक महज़्ज़ब कौम की वीडियो है, ज़रा गौर कीजिए। मैं थोड़ी देर खामोश हो जाती हूँ, खुद देखिए हो क्या रहा है, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये पानी की बोतलें गिरी हैं रोड पर और लोग गाड़ियाँ खड़ी करके रुक गए हैं। मतलब एक गाड़ी से पानी की बोतलें गिरी हैं और उस शख्स की मदद के लिए बाकी तमाम लोग जो गाड़ियाँ चला रहे थे उन्होंने उनकी मदद के लिए अपनी अपनी गाड़ी रोकी और वो आगे आए, उसकी मदद की। ये क्या साबित कर रहा है कि ये महज़्ज़ब कौम है, महज़्ज़ब कौमों की निशानी है। हमारे यहाँ कल ये जो वाक़या 2 दिन पहले पतंगबाजी से जो एक शख्स की जान चली गई, आसिफ नाम था उसका, तो मैंने आपको कल भी प्रोग्राम में दिखाया कि इफ्तारी का वक्त करीब था, वो इफ्तारी का सामान लेकर ही घर को जा रहा था और कातिल डोर
کی وجہ سے وہ جان کی بازی ہار گیا. آپ نے دیکھا کوئی رکنے کی زحمت کر رہا تھا؟ خون میں لت پت تھا, آصف نیچے گرا ہوا تھا, لیکن لوگ گاڑیاں دوڑائے چلے جا رہے ہیں. یہ صرف پانی کی بوتلیں اٹھانے کے لیے کھڑے ہو گئے, ہم خون میں لت پت بندے کو اٹھانے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. اب ذرا میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم بطور قوم اور کیا کرتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا, چلائیے کہ ذرا دوسری ویڈیو. ایک بچہ ہے, افسوسناک کی ویڈیو اگر آپ محسوس کریں. یہ بچہ ہے اور یہ پشاور میں غبارے بیچ کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہا ہے. یا آپ کہہ لیں کہ گھر کا وہ چھوٹا ہے جو ہمارے لیے چھوٹا ہے لیکن اپنے گھر کا بڑا ہے, غبارے بیچ رہا ہے. اب آپ دیکھیں یہ عوام کیا کہہ رہی ہے. عوام نہیں ہے, یہ ہجوم ہے, بھیڑ بکریاں ہیں جو اس بچے کے غبارے شغل میں پھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں. ابھی جتنے لوگ یہ سامنے جو پھاڑ رہے ہیں ان غباروں کو, اگر ان میں سے کوئی میرا پروگرام دیکھ رہا ہے تو شرم آ رہی ہے, احساس ہو رہا ہے کہ کیا شغل تھا یہ تم لوگوں کا کہ دوبارہ آپ نے اس بچے کو غبارے لے کے دیے, خرید کے دیے. اور جو بھی میرا پروگرام اگر دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ اس ہجوم میں جو کھڑا کہ تماشبین بنا ہوا ہے اس معصوم بچے کا جو اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے غبارے لے کے کھڑا ہوا ہے, اس کو شرم آنی چاہیے, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. کیا یہ رویہ مہذب قوموں میں کبھی دیکھا ہے؟ کیا ایسے کرتی ہیں مہذب قومیں؟ انتہائی افسوس اور شرم کا مقام ہے. خواہشات ہماری بڑی مثالی جی عمدہ ہیں کہ ہمیں بڑے مثالی حکمران چاہیے, اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر اگر ہم دیکھیں کیا ہم واقعی اس قابل ہیں اچھے ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اشرافیہ بدلے, نظام بدلے, ملک بدلے, حالات بدلیں, قسمت بدلے, تقدیر بدلے, تو سب سے پہلے آپ کو خود بدلنا ہوگا. خود کو بدلو, خود کو بدلو, پھر بدلے گا پاکستان. پاکستان زندہ باد. آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں آبادی کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کہیں زیادہ تیزی سے ملکی وسائل کو ہڑپ کرتی جا رہی ہے. اقوام متحدہ کے 2022 میں جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی آبادی 8 ارب کا ہنسا عبور کر گئی ہے, اور اس 8 ارب میں سے تقریباً 3% پاکستان کی آبادی پر مشتمل ہے. پاکستان دنیا کے ان 8 ممالک میں شامل ہے جو 2050 تک دنیا میں بڑھنے والی کل آبادی میں 50% حصہ ڈالے گا. اور بڑھتی آبادی بڑھتے مسائل کو یقینی طور پہ جنم دے رہی ہے, کیونکہ آبادی اور وسائل کے درمیان توازن نہیں ہے. تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے قدرتی اور معدنی وسائل کم ہو رہے ہیں, جس کی سب سے بڑی مثال پانی کی کمی ہے. اور اسی طرح تیل اور گیس جیسے دیگر وسائل میں کمی کی وجہ سے پاکستان کو توانائی کے بحران کا بھی سامنا ہے, اور ملک کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی آبادی کے حجم کے لحاظ سے ناکافی ہے. 2023 میں پاپولیشن کونسل کی ایک میٹنگ میں بتایا گیا کہ اگر صورتحال یہی رہی تو 2040 تک مزید 15.5 ملین گھروں کی ضرورت ہوگی, اور 2040 تک مزید 104 ملین یعنی 10 کروڑ 40 لاکھ نئی نوکریوں کی ضرورت ہوگی, اور 57,000 نئے پرائمری اسکول کھولنے پڑیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا ملک یہ ضروریات پوری کر پائے گا, کیونکہ وسائل ابھی جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور آبادی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. ڈاکٹر رخشندہ پروین صاحبہ پبلک ہیلتھ اینڈ پاپولیشن سٹڈیز ایکسپرٹ ہیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ جوائن کرنے کے لیے. اور ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, سابق سیکرٹری جنرل PMA. سر آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے شروع کرنا چاہوں گی, اور یہ جو مسئلہ ہے آبادی کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحبہ یہ تو بڑا تشویشناک ہے. اس کو کس قدر آپ آگے جا کے آنے والے وقت میں خطرناک دیکھتی ہیں, جس طرح تیزی سے جو آبادی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. ڈاکٹر فضا, ایک تو بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر جو ہے آج آپ کا شو ہے, اور جو اس کی خطرناک صورتحال ہے وہ تو آپ نے خود ہی بیان کر دی ہے. میں صرف 2-3 باتیں جو ہیں آپ کے شو کے توسط سے کرنا چاہوں گی کہ یہ جو آبادی کا مسئلہ ہے یہ آج کا تو ہے نہیں, اور جو مسائل ہیں آبادی کی وجہ سے وہ یقیناً ہے, چاہے وہ ہاؤسنگ کے حوالے سے جس کا آپ نے ذکر کیا, یا پانی ہے اور روزگار ہے, وہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیوں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وسائل جو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ اس پہ جو دباؤ ہے, لیکن اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ وسائل
की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही गैर मुनसिफाना है और आबादी का एक बहुत जो है उसका एक सियासी पहलू भी है और पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेंस से भी इसको देखना चाहिए। ये सिर्फ कोई हेल्थ का या मेडिकल का मसला नहीं है, लेकिन अगर आप उस सेक्टर की बात करें तो उसमें 3-4 जो मोटी मोटी बातें हैं जिससे आज तक खुलकर बात नहीं होती, हालांकि अब मीडिया आज़ाद है और बहुत कुछ आसानी से कह दिया जाता है, लिख दिया जाता है, वो ये है कि कॉन्ट्रासेप्शन अभी भी एक टैबू है और जब तक आप इसको नाम बदल बदल के कुछ भी कहेंगे, लेकिन अगर लोगों की, खास तौर पे औरतों की, जो कि औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, औरतों को ज़रूरत होती है कि वो डिसाइड कर सकें, खुद फैसला कर सकें कि क्या हेल्दी टाइमिंग होनी चाहिए, उनको स्पेसिंग कैसे करनी है, क्योंकि कुछ नाम भी बददिल कर देते हैं और बदगुमानी पैदा करते हैं। पॉपुलेशन बॉम्ब, एक्सप्लोजन, बर्थ कंट्रोल, नहीं, ये बात है सेहत की और कॉमन सेंस की और अक्ल की। तो जब आप ओवर द काउंटर सेल्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स को नहीं आप यकीनी बनाएंगे या रसाई नहीं देंगे कि जिसका जो दिल चाह रहा है, जिस तरीके को अपनाने का दिल चाह रहा है, उस तक उसकी रसाई हो, तो ये मामला कभी नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप बड़ी ऐसी बात कर रही हैं जो आपको लगता है कि हमारे यहाँ खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है, क्या वो ये डिसीजन मेकिंग पावर रखती हैं? क्या खवातीन नहीं रखती ना, यही तो बता रही हूँ। तो उस पे जो है फिर बात आ जाती है औरतों के राइट्स की और फिर लोग कहते हैं कि जी क्या चाहिए, किस तरह की बातें हो रही हैं। देखें, असल खुद मुख्तारी ये होती है कि एक आम औरत जो है या एक आम शहरी, एक आम इंसान जो है, उसका जो दिल चाहता है अपनी जिंदगी और सेहत के हवाले से, मैं ये नहीं कह रही कि जो दिल चाहने से मुराद ये है कि आप जराइम की खुली छुट्टी दे दें, नहीं, जो उसकी जिंदगी के फैसले हैं वो खुद कर सके, कोई उसको बताए नहीं। इस वक्त पाकिस्तान का प्रोग्राम जो कि 1950 में शुरू हुआ था, इस कदर बुरी हालत में, और ये बात कोई बताना नहीं चाहता क्योंकि जाहिर है 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी है, हर सूबे की एक अलग सूरत हाल है। NFC अवार्ड्स का भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक है पॉपुलेशन के मसले से कि जी क्यों कम आबादी करें। फिर जो हमारे यहाँ दूसरे आदाद शुमार हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी है, नियोनेटल मोर्टेलिटी है, मैटरनल मोर्टेलिटी है, ओवरऑल जो हेल्थ केयर में हमारी पुअर स्टैंडिंग है, उन सब को देख के आबादी का जो मसला है वो उसका आउटकम है, यानी वो खुद अब मसला जो है वो बाद में बना है। हमें एक इमरजेंसी एक्शन प्लान की जरूरत है, हमें सर्जिकल सॉल्यूशंस की जरूरत है, हमें कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। बात वही है कि आप खुलकर बात करें, कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें, एक्सेस दें और डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को भी देखें कि वहाँ पे किस तरह के लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं और वो अंडर परफॉर्मेंस क्यों है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, मैं जरा डॉक्टर कैसर को भी शामिल गुफ्तगू करूँ, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। डॉक्टर कैसर साहब, आपने डॉक्टर रक्षंदा साहिबा को भी सुना, तो डॉक्टर साहब ये जिस तरह बता रही हैं डॉक्टर साहिबा, क्या किया जा सकता है इनफरादी सतह पे भी अगर हम बात करें, हुकूमती सतह पे भी ऐसे क्या इकदाम हो सकते हैं? और अगर मैं चाइना की एग्जांपल देना चाहूँ, एक बेहतरीन एग्जांपल है, हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है कि हम अक्सर देखते हैं कि ऐसा तबका जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी अगर मैं गरीब तबका कह दूँ तो गलत नहीं होगा, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, अवेयरनेस भी नहीं होती है और ज़ाहिर बात है तालीम याफ्ता भी ज़्यादा नहीं होते हैं, फिर वसाइल की कमी भी होती है। तो हम हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा सकती है कि अगर आपके 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों तो हुकूमत उनके अखराजात अफोर्ड करेगी, उनकी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी लेगी, उनके सेहत के तालीम के जितनी भी ज़िम्मेदारी है वो हुकूमत लेगी। इस तरह की कोई पॉलिसी आप समझते हैं कि हो सकता है ऐसे इम्प्लीमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फायजा। ये जो है फिजा, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, जो आपने अपने इंट्रो में भी कह दिया और वैसे भी कह दिया कि हमारे मुल्क में जो भी कानून होता है, बहुत सारे कानून हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता है। ये जो पॉलिसी थी, पॉपुलेशन पॉलिसी 2002 में लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में, और उस पर काम नहीं हुआ, सिर्फ पॉलिसी बन गई और फिर बातें ही बातें, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी कह रही थी। इशू ये है कि हमारे पास 2 कमरे हैं अभी, और हमारी जो फैमिली है वो 3 लोगों पे मुश्तमिल है, लेकिन 4 साल बाद ये फैमिली हमारी 4-5 लोगों में बढ़ गई है और वसाइल हमारे पास उतने ही हैं, और हम
तादाद हमारी बढ़ती चली जा रही है, तो हम इसको कैसे करेंगे? यकीनन हमें जो हमारे घर के अंदर जो लोगों की तादाद बढ़ रही है, वो यकीनन उसको कमी करनी पड़ेगी, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, इसमें डेफिनेटली हुकूमत की सरासर जिम्मेदारी है। और हुकूमत को चाहिए कि एक तो जो 2002 की पॉलिसी बनाई गई थी उस पर अमल दरामद करें, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जैसे आपने कहा कि हमें एक बम्बार्डमेंट करनी पड़ेगी अवेयरनेस की, कि हम जो ये बात कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं। एक आम आदमी को इस पे मालूम होना चाहिए कि इसका असर क्या हो रहा है। अब मुझे अभी एक जहन में एक बात आई, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि जब हम फिजा जो ये सैलाब आया था पिछले दिनों, जब हम सिंध गए थे तो हमने मेडिकल कैंप लगाया, वहाँ लोगों का इलाज कर रहे थे, उनको हम बहुत सारे राशन वाशन जो भी हम कर सकते थे हमने करने की कोशिश की। तो आप बिलीव करेंगी वहां पर जो औरतें आ रही थी, एक एक औरत के 14 बच्चे, 15 बच्चे। हम परेशान ये हो गए कि यार तुम्हारी सेहत देखो, तुम इतनी कमजोर हो, तुमने 14 बच्चे, 16 बच्चे या 12 बच्चे क्यों किए? तो आप सुन के हैरान हो जाएंगी कि उस औरत ने क्या जवाब दिया। उस औरत ने कहा कि डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, हम ये बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि हमारे बच्चे मर जाएंगे कुछ ना कुछ, तो कुछ थोड़े बहुत तो बच्चे बचे। विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट इन पाकिस्तान कि औरत ये कह रही है कि बच्चे हम इसलिए पैदा करते हैं कि ये बच्चे हमारे 14-16 बच्चे हैं, इनमें से 4 मर जाएंगे, 5 मर जाएंगे, कम से कम 7-8 तो बच्चे रहेंगे। और ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से कहते हैं कि उनको खुराक सही तरह से नहीं मिल पाती। इस तनाजुर में की बात की। देखें जब माँ के अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो माँ उसकी परवरिश, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी देखभाल प्रॉपर नहीं कर पाएगी। ये बिल्कुल लॉजिक है। हमें ये देखना पड़ेगा कि अवेयर कैसे करें हम लोगों को, तमाम लोगों को, चाहे वो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल हमारा जो मीडिया है ये हो, इसके जरिए इसकी बम्बार्डमेंट करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि हम बार बार कहते हैं कि एजुकेट करें, लोगों को एजुकेशन दें। हम बहुत दफा कहते रहे हैं, हुकूमत भी कहती रही है कि हम आएंगे तो हम प्राइमरी तक, मैट्रिक तक फ्री तालीम होगी, तालीम की क्वालिटी ऐसी होगी, तालीम की क्वालिटी यूं होगी, लेकिन कुछ नहीं होता। लोग और ज्यादा इलिटरेट होते चले जा रहे हैं। अच्छा, अवेयरनेस से मैं आगे आती हूँ डॉक्टर रक्षंदा, आपकी तरफ। आपने डॉक्टर कैसर सजाद साहब को भी सुना, तो अवेयरनेस के हवाले से मुझे याद है कि वजारत बहबूद आबादी जो है एक ज़माने में बड़ी एक्टिव थी, और मुझे याद आ रही है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, आप लोगों को याद होगा उस टाइम पे बड़ी ये एक्टिव रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि अवेयरनेस जो आप कैंपेन कह लें, ये जो मुहिम है, ये उस तरह नहीं चल सकी जिस तरह चलनी ज़रूरी थी। आपको क्या वजह समझ आती है, और क्या इसको हम किस हद तक इसको अवेयरनेस को आगे बढ़ा सकते हैं? चले, मीडिया का एक किरदार हो सकता है कि हम इस पे प्रोग्राम्स करें, मैक्सिमम लोगों को अवेयर करें, आप जैसे एक्सपर्ट्स को बुलाएं बतौर मेहमान, आप जितनी अवेयरनेस दे सकें, हम अपना फ़र्ज़ पूरा करें। लेकिन सिर्फ हमारी आवाज़ उठाने से या आपके बात करने से ये मामला हल की तरफ तो नहीं जाएगा, उसमें हुकूमत को संजीदगी से सोचना होगा। आप क्या समझती हैं? जी फिजा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सारे प्लेयर्स को इकट्ठे और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होगा। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था कि इसके कई पहलू हैं, ये सिर्फ सेहत का मसला नहीं है, इसमें सियासत भी बहुत ज्यादा है और हर तरह की सियासत है। उसके अलावा ये एक इंसानी हुकूक का भी मसला है। तो बहुत सारे ममालिक में कुछ ऐसे पॉलिसीज आई या एक्सपेरिमेंट्स में, आपने चाइना का जिक्र किया, जो कि इंसानी हुकूक के लेंस से देखा जाए तो वो मुनासिब नहीं है। और कोई एक ऐसा हल आप तलाश करें जिसकी वजह से और दूसरे मसाइल पैदा हों, वो भी एक अच्छा हल नहीं है। मसलन ये कि अगर आप बच्चों की तादाद पे एक पाबंदी लगाते हैं, पहली बात तो ये कि आपका प्राइवेट स्पेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। दूसरा, सन प्रेफरेंस यानी बेटे की ख्वाहिश को आप नहीं झुठला सकते, जो कि पूरे साउथ एशिया में और कई ममालिक में अभी भी बड़ी ही डोमिनेंट है, और पाकिस्तान में भी। हालांकि अब तो बेटियां भी बेटों से आगे हैं, बेटियां क्या नहीं कर रही हैं, पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जहाज तक उड़ा रही हैं। कोई नहीं है उसपे कोई, जैसे तो कहते हैं, दो राय नहीं है। लेकिन वो मैं आपको एक कल्चरल बता रही हूँ
کہ پڑھے لکھے لوگ بھی جن کو پتا ہے کہ طبی لحاظ سے بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے میں ماں باپ خود اس کو نہیں کنٹرول کر سکتے، لیکن پھر بھی بایولوجیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک کروموزومز کی جو کمبینیشن ہے وہ مرد کی طرف سے رکھا ہے، پھر بھی آج تک عورتیں روتی ہیں، پیٹتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، ان کے پر ظلم ہوتا ہے، ہاسپٹل میں تیسری بیٹی پیدا ہو جائے تو اس عورت کو کوئی لینے تک نہیں آتا، اور ابھی تک ہو رہا ہے 2024 تک. تو ہمیں جو ہے اس پوری سمجھ کے ساتھ جو ہے اس پاپولیشن پروگرام کو لے کے چلنا ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ میں نے آغاز میں بات مینشن کی تھی آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ ہمیں ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ ہم آپ کے بچوں کی تعلیم کی حکومت ذمہ داری اٹھائے گی، لیکن اگر آپ کے بچے 2 یا 3 بچے ہوں، صرف لوگوں کو تنخواہیں اور عہدوں کی پرواہ ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ اگر بلی یا بلے کو دودھ کی رکھوالی دے دی جائے، میں نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کی، اب جہاں سیزیرین سیکشن پہ لوگ لاکھوں یعنی ڈاکٹرز اور ان کا پورا جو عملہ ہے کما لے گا، تو وہ ایک کانٹراسیپشن کا آپ کو کیوں مشورہ دے گا جس میں بہت کم پیسے جو ہیں وہ لگیں گے. اس کو بھی ہم نے سوچنا چاہیے کہ ہم نے کن لوگوں کو، ہم چاہتے ہیں کہ گائناکالوجسٹ اور آبسٹیٹیشینز جو ہیں وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بات کریں، وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ بزنس بھی دیکھیں، وہ اپنا بزنس کیوں خراب کریں گے؟ اور جہاں تک محکمانہ طور طریقے ہیں تو وہ ڈاکٹر کیسر اس بات میں مسکرا رہے ہیں، وہ پتہ ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر مجھے آپ 1 منٹ دیتی ہیں، ڈاکٹر کیسر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر کیسر. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ جو کہہ رہی ہیں مجھے ان کی آواز ہمارے، میں سمجھتا ہوں جی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ڈاکٹرز اور گائنیکولوجسٹ خاص کر جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سے اٹیچ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جو ہے اس چیز کی بات کرتے رہے ہیں، کانٹرسیپٹیوز کی بات کرتے رہے ہیں، ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ بچے کی زیادہ پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ ماں کی صحت اچھی ہونی چاہیے اور بچے کی صحت اچھی ہونی چاہیے، تاکہ وہ بچہ جو ہے اچھا صحت مند نہیں ہوگا تو آگے کیسے کرے گا. تو بچے کی صحت اچھی ہونی چاہیے، ماں کی صحت اچھی ہونی چاہیے. وہ اس صورت میں ہوگی جب بچے جو ہے وہ کم ہوں گے، لیکن اگر بچے جو ہے ہر سال یا 2 سال کے بعد ہوتے رہیں گے تو یقیناً ماں بھی. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال جو آپ نے جو بڑا ایک اہم پوائنٹ آپ نے کہا کہ وہ ایک اس خاتون نے کہا کہ ہم اس لیے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں جس کے 14 بچے تھے کہ جی ہمارے بچے جلدی مر جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیماری ایسی ہو جاتی ہے، میل نیوٹریشن ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں، ہاسپٹلز اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جہاں پر بچوں کا علاج ہو سکے. بچوں کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ایسے جگہوں پر ہاسپٹل، صحت کے مراکز زیادہ سے زیادہ قائم ہونے چاہیے. دیکھیں فضا، اس کے اندر میں پھر بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر اگر کام کرنا ہے سیریس ہو، جو ڈاکٹر صاحبہ جو بات کر رہی ہیں اس کو فلفل کرنا چاہیے. میں جو بات کر رہا ہوں کہ اویئر کریں لوگوں کو اور مجبور کریں کہ جی پیدائش میں وقفہ کریں. آپ بے شک ٹھیک ہے آپ 2 بچے نہیں کریں لیکن پیدائش میں وقفہ کریں، لمبے وقفہ کریں، تو یہ خود بخود اس میں کمی آ جائے گی، صحت بھی اچھی ہوگی. پلس ایجوکیٹ کریں لوگوں کو. ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کو اپنے ملک کی جو پاپولیشن پالیسی پہ عمل کرنا ہے تو پبلک کو اویئر کریں اینڈ ایجوکیٹ کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر کیسر سجاد، آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. اور مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک سے واپسی پہ میں بات کروں گی بھارت کے حوالے سے، نریندر مودی کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. بھارت سے خبر. نریندر مودی سرکار امیر بچاؤ غریب مٹاؤ ایجنڈے پر گامزن ہے. برا کو ناقابل یقین مراد دے کر مودی سرکار ذاتی مفادات حاصل کرنے کی تگو دو میں مصروف ہے. مکیش امبانی آپ نے نام سنا ہوگا، گوتم اڈانی اور اس کے علاوہ سجن جندال جیسے جو بزنس ٹائکونز ہیں، ان کو کاروباری مراد اور ناقابل حد تک آپ کہہ لیں کہ ٹیکس جو چھوٹ ہے اس کی واضح مثال ہے. اور مودی میرے خیال سے ایک شاطر انسان ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. کبھی مذہب کے نام پر، کبھی لسانیت کے نام پر ووٹ بینک بڑھاتا ہے، پاکستان پر تنقید کرتا ہے. الیکشن کیمپین میں جتنی کھل کر تنقید کرتا ہے اتنا ووٹ لے لیتا ہے. کشمیر میں ظلم کے سلسلے کو بڑھا دیتا ہے، اتنا اپنا ووٹ لے لیتا ہے. وہاں پہ مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیتا ہے، اتنا ووٹ لے لیتا ہے. اچھا صرف مسلمان نہیں، وہاں پہ مائنورٹی میں جو بھی ہے، سکھ بھی وہاں پہ پریشان ہے، عیسائی بھی پریشان ہے، مسلمان وہاں پہ پریشان ہے. اور ان کو پریشان کرنے کا یہ مودی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کیمپین کا سب سے اچھا ان کا اصول ہے
जो इनका मंजन सबसे ज़्यादा बिकता है, इनका चूरन जो सबसे ज़्यादा बिकता है, वो बिकता है जी माइनॉरिटीज़ को तंग करना, उनको तकलीफ पहुंचाना, जुल्म के सिलसिले को बढ़ाना। और 2021 की एक रिपोर्ट ज़रा मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। ये रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में अमीरों और गरीबों के दरमियान जो फ़र्क है वो मज़ीद बढ़ गया है। अदम मसावात से मुतालिक आलमी इदारे वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 57% यानी 57% कौमी दौलत पर सिर्फ 10% अमीर तरीन भारतीय शहरियों का कब्जा है और मुल्क की 50% आबादी मजमूई दौलत के 13% पर गुजारा करती है। ज़रा सोचें। और रिपोर्ट क्या बताती है कि जी भारत के अमीर तरीन अफराद ने रवां बरस अपनी दौलत में तारीखी इजाफा किया है इस नरेंद्र मोदी की मदद से, इस नरेंद्र मोदी की मदद से। और इस सब में अगर नुकसान हो रहा है तो भारत की गरीब जनता का, गरीब आवाम का, जो भारत की गरीब जनता है। हालात बदतर से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। अच्छा, ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत में इस वक्त हर 5 में से 2 नौजवान जो ग्रेजुएट्स हैं वो काम की तलाश में, उनको काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, इतनी बेरोजगारी है। और यहाँ जो दोस्त हैं, अशराफियाँ हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, नरेंद्र मोदी के दोस्त, वो अमीर से अमीरतर होते चले जा रहे हैं। और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही। 5 में से 2 लोग जो है बेचारे रोजगार की तलाश में फिर रहे होते हैं तालीम हासिल करने के बावजूद। और हालात से तंग जो ज़्यादातर पढ़ा लिखा तबका है इस वक्त इसराइल जैसे मुल्क में मजदूरी के लिए जाने के इंतज़ार में। ज़रा सोचिए ये हालात है भारत के। और मोदी के भारत में इस वक्त सरकारी दफातर, नौकरियों पर भी अमीर तबके के अलावा किसी की रसाई नहीं है। वहाँ भी चलती है सिफारिश, अमीरों को जॉब्स दी जा रही हैं जिसके पीछे से कॉल आ जाती है, किसी की सिफारिश आ जाती है। गरीब का बच्चा वहाँ पे अच्छी नौकरी भी नहीं कर सकता, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, गोल्ड मेडलिस्ट भी क्यों ना हो। और भारतीय मीडिया भी इस वक्त आपको पता है इन्हीं सेठों के चुंगल में है। भारत के जो मीडिया को नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया कहा जाता है। और चलाएं जरा भारत का मीडिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ खबर, ना जी, अगले दिन चैनल को ताला लग जाएगा, नहीं चला सकते। मोदी का मीडिया है, मोदी का मीडिया ये गोदी मीडिया। और मीडिया मोदी सरकार के हाथों बाकायदा कठपुतली बना हुआ है। जैसे मोदी सरकार इसको चलाती है वो चलता रहता है, क्योंकि पूरे चुंगल में है, पूरा कंट्रोल है मोदी सरकार का। और गैर मुनसिफाना निज़ाम को एक्सपोज करने से इनका मीडिया 200% कासिर है, नहीं कर सकता एक्सपोज। मोदी साहब क्या ऐसे आएंगे आप इक़्तिदार में? सारे निज़ाम को यरगमाल आप बनाए बैठे हुए, पूरे निज़ाम को अपनी यरगमाल बना लिया है। इस वक्त अगर जो सूरत हाल है सामने, तो आप ऐसे इक़्तिदार में आएंगे? होश के नाखून लें। सारे निज़ाम को यरगमाल बनाए बैठने से कुछ नहीं होगा। सियासत इबादत का नाम है, लेकिन इक़्तिदार की हवस देख लें कि उसमें इतना भूखा हो चुका है नरेंद्र मोदी कि कातिल बन चुका है। कातिल तो वैसे बहुत पहले से था। गुजरात का कसाई, मुसलमानों का कत्लेआम किया था इसने गुजरात में, और खालिस्तान तहरीक के लोगों के कातिल है नरेंद्र मोदी। और हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते ये थकता नहीं है, आए दिन वारदातें करवाता है, दहशतगर्दों को, जासूसों को भेजता है यहाँ पे, लेकिन हर बार मुंह की खाता है, हर बार मुंह की खाता है। और अब आगे ये जो आप देख लें कि आगे इनकी जो अभी इलेक्शन कैंपेन आ रही है, और इलेक्शन कैंपेन में अभी भी देख लीजिएगा एडवेंचर्स करने से बाज नहीं आएगा। तो नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में चलने वाली जो रॉ है, उसकी जो अभी अमेरिका और कनाडा में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हैं वो भी सामने आ गई हैं। अब तो पूरी दुनिया ये मानने पर आ गई है कि दहशतगर्द रियासत ये बनता जा रहा है भारत। वो वक्त दूर नहीं है कि जब इनको दहशतगर्द रियासत बाकायदा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मुझे कोई ऐसा एक इक़दाम बता दें जिसमें नरेंद्र मोदी की मुनाफकत अया ना हुई हो, जिसमें इसका तासुब अया ना हुआ हो। जो बोलता है उसको दबा देता है। कश्मीर के मसले से लेकर खालिस्तान रहनुमाओं की कत्ल की साजिश तक सारे जो घिनौने और ओछे इक़दामात हैं वो इस शख्स, ये जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी पे, नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में हो रहे हैं। गुजरात के कसाई, गुजरात के कसाब की सरपरस्ती में हो रहे हैं। और दूसरे अब तो अपने मुल्क के जो गरीब हैं उनका भी जीने का हक छीन लिया इस नरेंद्र मोदी ने। अपने दोस्तों को, बिजनेस टाइकून्स को नवाजे चला जा रहा है। आपको लीडर नहीं दहशतगर्द डिक्लेयर कर देना चाहिए। नरेंद्र मोदी सुन रहे हो? यकीनन वहां की आवाम को, वहां की जनता को भी सोचना होगा कि क्या भारत का मुस्तकबिल ऐसी सोच रखने वाले नफसियाती शख्स के हाथ में ही देना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।